हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजी यौगिक और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो रटने वाला नहीं समझने वाला टॉपिक है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टॉपिक हैं, सारे के सारे समझने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समझते हैं, किसी चीज को रखना नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उपसहसंयोजी यौगिक होता क्या है। तो देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक केंद्रीय धातु, जब केंद्रीय धातु लिगेंड से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो तब ऐसा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। इसका उदाहरण की बात करूं, इसके उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण देखो, K4FeCN6 होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है K4FeCN6। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो केंद्रीय धातु होता है आयरन। देखो, केंद्रीय धातु बोले तो आयरन है, लिगेंड कौन है? CN, साइनाइड माइनस आयन लिगेंड होता है, और ये दोनों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन करते हैं। तो केंद्रीय धातु है आयरन और लिगेंड है यहाँ पर साइनाइड आयन। इस प्रकार से ये बंध बनाते हैं। तो K4FeCN6 बाहर में कितने 4+ आयन है? 4K+ आयन है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। केंद्रीय धातु और लिगेंड आपस में उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और उपसहसंयोजी बंध को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना तो आप जानते ही हैं, 11वीं कक्षा में पढ़ा है। अब देखिए, एक होता है उपसहसंयोजी रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। अब जनरली हम देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो भी अध्ययन करेंगे उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करेंगे। और उपसहसंयोजी यौगिक एक प्रकार का लवण होता है। योगात्मक यौगिक तो होता ही है, परंतु यह एक लवण होता है। तो देखिए, जो लवण होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण और दूसरा योगात्मक लवण। सामान्य लवण और दूसरा है योगात्मक लवण। अब देखेंगे, ये जो सामान्य लवण कैसे बनते हैं? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से सामान्य लवण बनता है। जबकि योगात्मक लवण यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और दूसरा है संकुल लवण। ठीक है, जनरली जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं वो एक प्रकार का लवण होते हैं। और जब मैं लवण की बात कर रहा हूं तो लवण जान लीजिए
लवण भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण और दूसरा योगात्मक लवण। योगात्मक लवण को दो भागों में बांटा गया है, पहला दिक् लवण, दूसरा संकुल लवण। और संकुल लवण ही उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। संकुल लवण ही उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। सामान्य लवण सामान्यतः अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इतना तो आप जानते हैं। यदि मैं एक अम्ल लूं HCl प्लस क्षार ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना लेगा NaCl। तो ये तो हो गया NaCl, KCl, ये सारे के सारे सामान्य लवण हैं। अब यहाँ पर आता है योगात्मक लवण किस प्रकार से बनाया जाता है। तो योगात्मक लवण को जब दो या दो से अधिक यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में वाष्पीकृत किया जाता है, हीट दिया जाता है, तब जाके ये योगात्मक लवण बनते हैं। इस योगात्मक लवण में हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दिक् लवण क्या होता है और संकुल लवण क्या होता है, दोनों में अंतर। तो ये सामान्य लवण तो आप जानते हैं। अभी मैं बात करूंगा दिक् लवण की और संकुल लवण की। अब बात किया जाए कि यह दिक् लवण और संकुल लवण बनाते कैसे हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में वाष्पीकृत किया जाए, हीट दिया जाए, हीट देते हैं, तब योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है, दिक् लवण और संकुल लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है दिक् लवण और दूसरा होता है संकुल लवण। दिक् लवण और दूसरा जो है वह होता है संकुल लवण। संकुल लवण, सबसे पहले दिक् लवण का उदाहरण देखिए। दिक् लवण का उदाहरण में यदि मैं बात करूं तो पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसे कहा जाता है पोटास एलम। पोटास एलम इसे कहा जाता है। एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं, फेरस अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 FeSO4 6H2O, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। इसे मोहर, एक अन्य नाम है मोहर लवण के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोहर लवण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, मोहर लवण के नाम से भी इसे जानते हैं। संकुल लवण का उदाहरण की मैं बात करूं तो इसका उदाहरण होता है K4FeCN6। उदाहरण फर्स्ट, एक उदाहरण दे देता हूं NiCO4। ये दूसरा उदाहरण है। और उदाहरण दे देता हूं कोबाल्ट NH3 6 और यहां डाल देता हूं Cl3। ये तो हुआ दिक् लवण और संकुल लवण के उदाहरण। अब दिक् लवण किसे कहते हैं और संकुल लवण किसे कहते हैं। तो दिक् लवण ऐसे लवण होते हैं जिन्हें पानी में डिजॉल्व करने पर, ठीक है, ये मान लीजिए पानी है, पानी में यदि इसे मैं डिजॉल्व करूं, पानी में इन लवण को यदि डिजॉल्व करूं तो यह परमानेंट आयन देते हैं। सभी के सभी क्या देंगे, अपने आयन में विभक्त हो जाएंगे। जैसे मैं इसको मैं विभक्त करता हूँ, इसको मैं पानी में डिजॉल्व करता हूँ, पोटास एलम को यदि मैं पानी में डिजॉल्व करूं, पानी में घोलूं, तो ये कौन कौन से आयन देंगे। देखो पोटास एलम का फार्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। तो यह कौन कौन से आयन देंगे, पहला जो देगा पोटेशियम प्लस आयन, और कौन सा आयन देगा SO4 2 माइनस आयन देगा, और कौन सा आयन देगा ट्वाइस एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन देगा। ठीक है, तो ये सारे आयनों में विभक्त हो जाते हैं दिक् लवण। तो दिक् लवण ऐसे लवण होते हैं
जिन्हें पानी में डिजोल्व करने पर अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। यदि मैं पोटास एलम को पानी में डिजोल्व करूं तो पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस ट्वाइस एल्यूमिनियम 3 प्लस में आसानी से विभक्त हो जाता है। और संकुल लवण ऐसे लवण होते हैं, संकुल लवण ऐसे लवण होते हैं जिन्हें पानी में डिजोल्व करने पर, ठीक है, ये मान लीजिए पानी है, पानी में इन्हें मैं डालूं तो इन्हें डिजोल्व करने पर अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, आयनों में विभक्त नहीं होते, या आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, या आप लिख सकते हो या अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, या अपनी क्या बोलना चाहिए, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे यदि मैं K4Fe6 पोटेशियम हेक्साथायोनोफेरेट को पानी में डिजोल्व करूं, इस पहले उदाहरण को मैं पानी में डिजोल्व करूं तो यह 4K प्लस एंड FeCN6 माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यह अपनी पहचान बनाया है। ये कोष्टक वाला पार्ट अपने आयनों में डिजोल्व नहीं होगा, अपनी पहचान इसी रूप में बनाए रखता है, यह संकुल लवण। तो आई होप द्विक लवण और संकुल लवण आपको समझ में आया होगा। द्विक लवण संकुल लवण योगात्मक यौगिक के भाग होते हैं। द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं जिन्हें पानी में डिजोल्व करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। पोटास एलम को मैं विभक्त करूं तो इन आयनों में विभक्त होता है। इसको मैं यदि डिजोल्व करूं पानी में तो अमोनियम प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा और Fe2 प्लस भी देगा। और संकुल लवण ऐसे लवण होते हैं जिन्हें पानी में डिजोल्व करने पर, घोलने पर अपने आयनों में विभक्त नहीं होते और अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यदि मैं पोटेशियम हेक्साथायोनोफेरेट पहले उदाहरण को डिजोल्व करूं तो 4K प्लस एंड FeCN6 माइनस में टूट जाता है। तो ये कोष्टक वाला टोटल पार्ट सेम टू सेम एज इट इज रहता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान को नहीं खोता है। अब देखिए ये जो संकुल लवण है यह कितने प्रकार के होते हैं। संकुल लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। संकुल लवण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? पहला, संकुल लवण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला तो होता है धनात्मक प्रकार की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं प्रकार की बात करूं तो यह 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक संकुल यौगिक, एक होता है उदासीन या न्यूट्रल संकुल यौगिक, और एक होता है ऋणात्मक संकुल यौगिक। यदि उदासीन, देखो ऋणात्मक उदासीन संकुल का इसका उदाहरण दूंगा आपको, तो इसका उदाहरण होगा ये वाला, ठीक है, K4Fe6। इसको मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो देखो FeCN6 माइनस में विभक्त हो जाएगा, तो FeCN6 ये हो जाएगा माइनस। पानी में घोलने पर यह माइनस आयन में तो बदल गया ना, इसीलिए यह किसका उदाहरण होगा? ऋणात्मक संकुल यौगिक का उदाहरण होगा। और NiCO4 ये किसका उदाहरण है? उदासीन का उदाहरण है। और ये वाला किसका उदाहरण है? पॉजिटिव का उदाहरण होता है। CONH3 6Cl3 ये उदाहरण होगा धनात्मक संकुल लवण का। तो संकुल लवण 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक संकुल लवण, उदासीन संकुल लवण और ऋणात्मक संकुल लवण। धनात्मक संकुल लवण का उदाहरण यह है, उदासीन संकुल लवण का उदाहरण यह हो गया, माइनस संकुल लवण का उदाहरण हेक्साथायोनोफेरेट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इस
लिगेंड क्या होता है, और लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु क्या होता है, लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उदासीन लिगेंड के प्रकार देखेंगे और उसका आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे। तो आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, और साथ ही साथ सारा कॉन्सेप्ट आज का याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।